आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, जो कि 5 साल पहले शुरू हुई थी और उसका फेज 2 शुरू हो रहा है। तो बहुत अच्छी रही भारत के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई, हमारा यूपीएससी का समाधान बैच, ये जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने फिर से खोल दिया। बच्चे काफ़ी कह रहे थे। तो अभी भी ये कोर्स 1000 रुपये का, ये क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम है। 3 फेज में प्रोग्राम होगा। फेज 1 ऑलरेडी चल रहा है, अभी डे 9 है। कोई दिक्कत नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। हमारी फैकल्टीज के 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेज 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस 28 दिनों का। फेज 3 में फाइनल रिविजन प्लस सीसैट, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो वही, और एक बार आपने प्री क्लियर किया तो मेंस और इंटरव्यू की हम फ्री क्लासेस देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो भाई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट फेज आज से 5 साल पहले इसका शुरू हुआ था। सरकार जो है उसने काफी सोच समझ के इस स्कीम को डिजाइन किया था, ठीक है ना। अब यहां पे सरकार ये कंसिडर कर रही है कि जो इंसेंटिव है, क्या सेल्स के अलावा और भी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जैसे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन या फिर इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स। अभी क्या है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, सरकार ने लिस्ट बनाई है, अब आपको उस पर इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। कैसे? लैंड हो गया, टैक्स हो गया। मतलब आप पर्टिकुलर, जैसे टेक्सटाइल है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो और आपका प्रॉफिट बढ़िया है, प्रॉफिट सबसे बड़ा मेट्रिक होता है, तो आपको सरकार इंसेंटिव देगी, जिससे काफ़ी उद्योगों ने फायदा उठाया है। ये बात सच है। तो अब सरकार सोच रही है कि देखिए, हम समझ गए कि प्रॉफिट एक बहुत बड़ा मैट्रिक है, बट इसके आगे भी हमको जाना होगा। तो क्या हम इसमें वैल्यू एडिशन या फिर इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं? तो ये डिस्कशन होगा, और ये डिस्कशन इंटर मिनिस्टीरियल लेवल, यानी कि सारे मंत्री मिलेंगे। लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है। अप्रैल 2020 से पीएलआई अभी 14 सेक्टर्स को कवर करती है। 14 सेक्टर्स प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप कोई भी सेक्टर में इन 14 में से खोलते हो बिजनेस, तो आपको इंसेंटिव सरकार देगी, ठीक है। और इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भारत ने खुद के, मतलब इक्विपमेंट जो है वो बनाए हैं। हम बाहर पे निर्भर नहीं रहे हैं। और भारत ने बोला था कि जो भी ओईएम है, अगर आप खुद के मैन्युफैक्चरर, मतलब खुद के इक्विपमेंट्स बना रहे हो, तो उसमें तो अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है एज इन डेजिग्नेटेड सेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब लिमिटेड वैल्यू एडिशन हुई थी, जैसे सरफेस माउंटिंग हो गया, या जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। असेंबली प्रोडक्ट हो गया, टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया। अब फर्स्ट फेज जो पीएलआई स्कीम का था, उसने मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा फेवर किया कि आप मैन्युफैक्चर करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। बढ़िया है। अब इसका फेज 2 शुरू होगा। तो फेज 2 जो होगा वो किस तरीके का होगा? कहा गया है कि वैल्यू एडिशन अक्रॉस की सेक्टर अभी भी सिंगल डिजिट्स में ही है, यानी कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी है, बट आप वैल्यू ऐड करेंगे तभी तो मजा आएगी ना। वो अभी सिंगल डिजिट में है। तो अभी मेरे ख्याल में वैल्यू एडिशन को भी इसमें डालना चाहिए। अब जहां पे पीएलआई स्कीम ने सक्सेस देखी है, वहां पे भी वैल्यू एडिशन सिंगल डिजिट्स में है, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो फर्स्ट फेज अब खत्म हो गया, अब सेकंड फेज जो है वो शुरू होगा। ओके। फोन, फार्मा, फूड, बहुत कुछ आता है। नई जॉब क्रिएट हुई है पीएलआई स्कीम से, बहुत बढ़िया हुआ है। फिर उसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे बैंगलोर है, आईटी हब है, या अहमदाबाद है, या कोई भी ऐसा शहर जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो अब क्या है कि वहां के लोगों को जॉब मिल रही है। पीएलआई ने ये सुनिश्चित किया है कि वहां के लोगों को जॉब मिले। आप समझ रहे हो, ये बहुत काम किया है। साथ ही साथ अब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे बाहर पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एक डायनेमिक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है वो बनाया गया है, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको भी ब्रॉड किया गया है, डीप किया गया है, ताकि वैल्यू जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कैप्चर कर सके। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बल्ब बना रहे हो, एग्जाम्पल, बल्ब नहीं, आप मान लीजिए कोई चिप बना रहे हो, ट्रांजिस्टर बना रहे हो, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कितनी उसने वैल्यू ऐड की, सिर्फ प्रोडक्शन पे बात नहीं है यहां पे, है ना। वो अभी नहीं हो पाया। प्लस आपने ट्रांजिस्टर बनाया, अब दूसरे पे, एग्जाम्पल है, अब दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहे, दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहे,
ये पीएलआई स्कीम ने करके दिखा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि ये कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करेगा जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि चाइनीज कॉम्पिटिटर्स आपको पता है कि वो मार्केट को फ्लड कर देते हैं। ग्लोबलाइज सप्लाई चेन चाइना अभी संभालता है और अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छे एविडेंस है कि अगर कोई भी मीनिंगफुल रीअलाइनमेंट होता है ग्लोबलाइज सप्लाई चेन में बाय वे ऑफ रीलोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और अच्छे खासे, अगर आप बहुत तगड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा जो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट को कम करेगा और स्केलिंग ज़्यादा होगी। फिर यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आप कंपिटिटिव रेट से नेगोशिएट कर पाओगे। जैसे चाइना तो बहुत सस्ते में यहाँ पे चीज़ें बेच सकता है, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर जो चाइना में है बहुत सस्ते में बेचते हैं यहाँ पे, तो क्या आप उनसे compete कर पाओगे। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग फ्रॉम प्रोप्राइटरी वेंडर्स, ये भी एक बड़ा पॉइंट रहेगा। लेकिन भारत का मार्केट्स जो स्मॉल मार्केट है ना, जैसे टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वो सफिशिएंट इंसेंटिव नहीं देखता है मैन्युफैक्चरर्स को। आप समझ रहे हो, लार्जर वैल्यूम्स बहुत अगर आपको बल्क में प्रोड्यूस करना है उसमें एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो हम बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अगर हम बल्क में प्रोड्यूस करेंगे और उस पर इंसेंटिव मिलेगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट मार्केट खुल जाएगा, यानी कि बाहर हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट्स जो है दैट इज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन एंड मार्केट एफिशिएंसी, है ना। तो ये एडिशनल इंग्रेडिएंट है कि आपका स्केल कर जाएगा बिजनेस। तो इसीलिए एक्सपोर्ट जो है ये एक एडिशनल मेट्रिक जो है, वैल्यू एडिशन तो हमने देख लिया, और एक्सपोर्ट भी एक एडिशनल मेट्रिक। अब पीएलआई आपको इसका फायदा लेना है तो आपको एक्सपोर्ट में भी काम करके दिखाना पड़ेगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है इसमें, देखिए डोमेस्टिक फर्म्स का काफी छोटा साइज है, अभी वैल्यू एडिशन पे वो काफी ज्यादा लो है। फॉरेन मार्केट में वो जा नहीं सकते, चाइना के प्रोडक्ट, अमेरिका के प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल उनको नहीं आती। तो इंडियन जो प्लेयर्स हैं दे आर टिपिकली नॉट प्राइस कंपिटिटिव कंपेयर्ड विथ चाइनीज और वियतनामीज। जैसा चाइना और वियतनाम वो बहुत बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं, अभी हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है। भारत का मेन मोटिव यही है कि हमको वहीं पहुंचना है, हमको वहीं पे ही टारगेट करना है। एक सजेशन प्रपोज किया जा रहा है कि जो फॉरेन ओईएम है उनका बहुत बड़ा रोल होगा अगर हमको लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है या मोबिलाइज करना है। लार्ज फॉरेन ओईएम जो है उनका वेल एस्टैब्लिश्ड वैल्यू चेन है, वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज टू डोवटेल इंडिया फ्लेजिंग कंपोनेंट, ये हो सकता है, हम उनकी मदद ले सकते हैं। और ये जो फॉरेन ओईएम है ये इंडियन फर्म से ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, मतलब आसानी से कॉम्पिटिटिव रेट्स जो हैं उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे देशों के लिए जैसे जापान, साउथ कोरिया के लिए काम की है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी जाएगा अगर आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं, और बाकियों को भी जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ी रही है और सब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो भी आएंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सबको ही आएगा। तो नॉलेज और प्रोडक्टिविटी स्पिलओवर का खतरा रहेगा ही रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपैंड होगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें आएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सारे, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन जो टेक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया काम किया है, ठीक है ना। तो जो इनके डोमेस्टिक फर्म्स है दे स्लोली एमुलेटेड फॉरेन ओईएम, बिल्कुल धीमे धीमे फॉरेन ओईएम जो है उनको वो लेके आए और बहुत बढ़िया काम किया। चाइना ने भी अपने ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि भाई देखिए बाहर तो बना ही हुआ ना पूरा इकोसिस्टम, उनका तो है ही ऑलरेडी, उनको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो क्यों ना हम उनका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो फॉरेन में है हम उनको ले आए। तो ईवी सेक्टर में ये बढ़िया काम किया चाइना का, और आप देख लीजिए टेस्ला को मात दे रहा है BYD, है ना। चाइनीज होम ग्रोन ईवी मेकर जैसे BYD, वही ली ऑटो, उनको बहुत मदद की है। और अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन पीएलआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है ना। ऑटो, IT, हार्डवेयर, स्टील, उनमें तो अच्छी खासी नौकरियां हैं, लेकिन टेक्सटाइल्स और एडवांस केमिकल में वो थोड़ा सा बिलो टारगेट है, बट उसमें भी चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो वही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप समाधान बैच में अवेल कर सकते हो, और चाणक्य नीति के भी प्राइस जो हैं वो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। ओके, कहते हैं पीएलआई स्कीम ने अभी तक 5.84 लाख डायरेक्ट जॉब जो है जून 2024 तक क्रिएट की है, जो 36% है हमारे टोटल 16 लाख डायरेक्ट जॉब का, है ना। तो बहुत अच्छी बात है।
हालांकि 3 सेक्टर्स फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल और मोबाइल फोन्स 75% इसमें आता है। तो दैट्स गुड, देखेंगे जो होगा। थैंक यू सो मच।